IAS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि व्याकरण में वर्णमाला में आपने पढ़ा कि वर्णमाला दो प्रकार की होती है, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर उसे हम कहते हैं जहाँ पर उच्चारण स्वतः होता है। व्यंजन उसे कहते हैं जहाँ पर स्वरों की सहायता ली जाती है। तो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या क्या है, और उन स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था। और दो टाइप्स के वर्गीकरण मैंने बताए थे, पहला उच्चारण स्थान के आधार का वर्गीकरण, और दूसरा जो वर्गीकरण था वो मात्रा के आधार पर था। आपने देखा था कि मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के स्वर हैं। अगला जो वर्गीकरण का आधार है स्वर का, तो स्वर का वर्गीकरण का जो तीसरा आधार है वह है जीभ के ऊंचाई के आधार पर। किस आधार पर? जीभ के ऊंचाई के आधार पर। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि जीभ कैसे ऊपर नीचे होती है, उस आधार पर हमारा जो स्वर है वह 4 प्रकार से वर्गीकृत होता है। पहला जो स्वर का वर्गीकरण है वह है समवृत्त। समवृत्त का तात्पर्य है मित्रों कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमको मुंह खोलना नहीं पड़ता है, अर्थात मुंह बंद रहता है और उसका उच्चारण हो जाता है। जैसे समवृत्त में जो स्वर आते हैं वो आता है छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ। अब देखिएगा मित्रों, ई, उ, उ, आपको मुंह नहीं खोलना पड़ा और उच्चारण हो गया, इसे हम समवृत्त कहते हैं। मित्रों, यह विभिन्न आयोगों की परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ई खासकर, ई किस प्रकार का स्वर है, तो ई समवृत्त स्वर है। जो मित्रों कुछ ऐसे स्वर हैं जिसमें हमारा मुंह थोड़ा आधा खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त जो है ए और ओ है। अर्ध समवृत्त का मतलब ए ओ। ए में थोड़ा सा मुंह खुलता है, ओ में थोड़ा सा मुंह खुलता है। और अगला है विवृत्त। विवृत्त अगला जो है वह है वृत्त। विवृत्त का तात्पर्य है कि ऐसा स्वर जिसमें मुंह क्या हो, एकदम खुल जाए। तो आ, बड़ा आ बोलो, बोलिए आ, देखिए मुंह खुल गया। तो आ जो है वो कैसा स्वर है? विवृत्त है। और अर्ध विवृत्त में आधा मुख बंद हो जाता है मित्रों। तो अर्ध विवृत्त, अर्ध विवृत्त में जब आधा मुख बंद होगा मित्रों तो वो होगा आए औ। इस प्रकार से आपने देखा कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर हमारे स्वर कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विवृत्त और अर्धवृत्त। मित्रों, जो दूसरा पार्ट है वह है ओंठ के आधार पर। तो ओंठ के आधार पर भी 3 प्रकार के स्वर हैं मित्रों। बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ओंठ के आधार पर बहुत सारी गाइड, बहुत सारी किताबों में 2 प्रकार के मिलेंगे, लेकिन मित्रों बहुत ही सीधा है कि वृत्ताकार और अवृत्ताकार। लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि ओंठ के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला होता है अवर्तुल, दूसरा होता है वर्तुल, तीसरा होता है अर्धवर्तुल। यूं कहा जाए कि वृत्ताकार, अवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार। तो मित्रों
ओठ के आधार का वर्गीकरण हम देखें तो मुझे पता चलता है कि पहला जो है वह है वृत्ताकार। वृत्ताकार इसे हम कहते हैं कि वर्तुल। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्तुल। अर्थात जब स्वर का उच्चारण हम करें तो हमारा ओठ जो है वह वृत्ताकार हो जाए, गोल हो जाए, तो समझिए ऐसी ध्वनि वर्तुल या वृत्ताकार कहलाती है। अब हम देखते हैं कि ये वर्तुल ध्वनियां कौन कौन सी हैं। तो मित्रों बोलिए ऊ, ओ, औ। ये चार ध्वनियों के उच्चारण में हमारा ओठ एकदम गोलाकार हो जाता है मित्रों। जो दूसरा है तो है अवर्तुल। अवर्तुल का मतलब होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार में मित्रों जो आता है वह आता है ई, बड़ी ई, ए, ऐ, री, ऋषि। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो है अर्धवृत्ताकार। जिसे हम अर्धवर्तुल भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धवर्तुल। अर्धवर्तुल से तात्पर्य कि उच्चारण करते समय ओठ आधा गोल हो। तो बड़ा आ का उच्चारण कैसे होता है मित्रों? अर्धवर्तुल में होता है। जो एक और आधार है मित्रों वह है जिह्वा की शिथिलता या पेशी शिथिलता के आधार पर। तो पेशी शिथिलता के आधार पर मित्रों अब जान लीजिए कि हमारे जो स्वर होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो स्वर है वह है शिथिल, दूसरा है कठोर। शिथिल का मतलब जिन स्वरों के उच्चारण करते समय हमारी जो पेशियां हैं, जो ध्वनि तंत्रिकाएं हैं वो एकदम शिथिल हैं, शिथिल हो, उसमें कोई तनाव न हो, ऐसे है आ, ई और उ। आ, ई और उ। और कठोर में हम बात करें तो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ आता है मित्रों। अब अगला है कि जीभ के भाग के आधार पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, जीभ के भाग के आधार का वर्गीकरण। जीभ के भाग के आधार पर मित्रों हम मान लीजिए मित्रों कि जीभ है और जीभ, ये मान लीजिए कि हमारी जीभ है। हम इतने बड़े जीभ को तीन भागों में बांट देते हैं। पहला होता है अग्रभाग, दूसरा होता है मध्य भाग जिसे हम केंद्रीय भाग या सेंटर कहते हैं या मिडिल कहते हैं, और अंतिम है पश्च भाग। तो जीभ को अगर हम तीन भागों में विभाजित करें मित्रों तो अग्रभाग अपने आप पता चलता है इ, ई, ए, ऐ। देखिए मित्रों पुनः देखिएगा इ, ई, ए, ऐ। मित्रों आपको मेरे बोलने से लग रहा है या खुद बोल के आप देख लीजिए तो लग रहा है ना कि जीभ के आगे के भाग से उच्चारित हो रहा है। तो मान लीजिए छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है वो ए और ऐ। अब पुनः देखिएगा ई, ए, ऐ एकदम किससे उच्चारित हो रहा है? अग्रभाग से उच्चारित हो रहा है ई, ए, ऐ।
देखिएगा जो मध्य भाग से उच्चरित होगा वह होगा आ। आ का उच्चारण स्थान एकदम मिडिल से होता है और बाकी जितनी ध्वनियां हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ तथा बड़ा आ, इन सब का उच्चारण कहां से होता है? जीभ के पश्च भाग से होता है मित्रों। तो इस प्रकार से आपने 6 प्रकार का वर्गीकरण देखा। मात्रा के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर, पेशी शिथिलता के आधार पर, जीभ की ऊंचाई के आधार पर और मुख खुलने या बंद होने के आधार पर और ओठ के आधार पर। इतना आपने स्वर का वर्गीकरण देखा। अब आप जान लीजिएगा स्वर की बहुत सारी विशेषताएं हैं, वॉवेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्वर आक्षरिक होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है स्वर की ही मात्रा होती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि स्वर जो है हमेशा सघोष होते हैं, कंपन के साथ होते हैं। और पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। There is independence of vowel, so lot of depend the consonant। इसी पर क्या होता है? पूरा व्यंजन आधारित होता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि जो कि स्वर की विशेषताएं, और अंतिम में भी ये जान लीजिए स्वर हमेशा अल्प प्राण होता है, कभी महाप्राण स्वर नहीं होता है। अब अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष की बात मैं अभी आगे करता हूँ, व्यंजन के वर्गीकरण से करता हूँ। उसके पहले हम देख लेते हैं कि 2 चीजें जो स्वर की हैं वह है अंग और आहा। अंग और आहा मित्रों, ये न स्वर में आता है ना व्यंजन में आता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे अयोग बाह कहा, अयोग बाह कहा। अब अंग क्या है? अंग में आपको ऊपर बिंदी दिख रही है मित्रों, अर्थात ये क्या है? अनुस्वार है। ये क्या है? अनुस्वार है। और ये इस अनुस्वार को भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही बताया। तो कहने का मतलब यूं है कि ऐसी ध्वनियां जिनके ऊपर अंग की मात्रा लगी हो, या यूं कहें कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण हमें नाक से करना पड़े, उसे हम क्या कहते हैं भैया? अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार की पहचान क्या है मित्रों? अंग की मात्रा होगी। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं, वह है, एक शब्द मैं लिखता हूं जैसे बंदर और अंदर। बंदर और अंदर दोनों में अंग की मात्रा है। तो मित्रों ऐसे शब्द अनुस्वार शब्द कहलाते हैं, अर्थात इन शब्दों में अनुस्वार की मात्रा लगी है। और अगला है जो विसर्ग। विसर्ग की सीधी परिभाषा हम देखें तो जिसके अंत में हकार की ध्वनि आए, आहा, यहां अंत में 2 बिंदी लगी हो, उसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे देखिएगा आहा हम कहते हैं नी झ रह। अब देखिएगा ये विसर्ग शब्द है निर्झरह, रामः। अर्थात क्या है मित्रों? विसर्ग है। तो आपको अनुस्वार और विसर्ग समझ में ही आ गए होंगे मित्रों। इसी से रिलेटेड लगा हुआ एक चंद्र बिंदी का सवाल आता है।
बहुत बार एसआई में पूछा जा चुका है और आप लोग भ्रम की स्थिति में नाक से उच्चारित होने वाले शब्द को अनुनासिक लगा के चले जाते हैं, नाक मुंह के से उच्चारित होने वाले स्वर को अनुस्वार लगा के चले जाते हैं। मित्रों, ये भ्रम बार बार परीक्षा में विद्यार्थियों को परेशान करता है। तो आज आप जान लीजिएगा, चंद्रबिंदी की मात्रा जहां लगी हो क्या है? अनुनासिक है मित्रों, अनुनासिक। मित्रों क्या है? अनुनासिक है। अर्थात यहाँ क्या है? चंद्रबिंदी की मात्रा लगी है। तो अनुनासिक का सीधा मतलब होता है ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक और मुंह के बीच से हो। जैसे मैंने कहा गांधी, गांधी, चांद। तो ये सारे शब्द अनुनासिक की कैटेगरी में आएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से आपने देखा स्वर। अब अगला देखिएगा व्यंजन। मित्रों, व्यंजन के विषय में आप जानते हैं कि व्यंजन क्या है? व्यंजन परजीवी है। व्यंजन कैसा है? व्यंजन परजीवी है, दूसरे के सहारे अपना जीवन चलाता है, या यूं कहें कि ये उच्चारण के लिए स्वर पर आश्रित होता है। इसका जो इसकी जो ध्वनि होती है उस ध्वनि में हलंत की मात्रा लगी रहती है, इसलिए व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हलंत भी कहते हैं। अब मित्रों, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इज द lot of forms. It's the forms to the depend also to recognized by the pronunciate to dependent in vowel। कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो व्यंजन है वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण हमेशा स्वर की सहायता से किया जाता है। विशेषकर आ की ध्वनि उस स्वर में जुड़ी होती है। जैसे मैंने कहा का, तो का में क्या जुड़ा है मित्रों? का धान आ। मित्रों, स्वर की संख्या को लेकर विवाद है। तो स्वर की स्थायी जो संख्या है वह 11 है। ठीक इसी प्रकार से व्यंजनों की संख्या को लेकर विवाद है। तो व्यंजनों की संख्या जो है वह 33 है। ये मूल व्यंजन है मित्रों, लेकिन प्रयोग में जो है वह 36 होते हैं। प्रयोग में कितने होते हैं? 36, क्योंकि छ, त्रा, ज्ञा ये 3 व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। इसको भी हम वर्णमाला में प्रयुक्त करते हैं। तो कभी भी आपको सवाल आए व्यंजनों की संख्या, तो आप जरूर लगाइएगा 33, लेकिन कभी यह जाए प्रयोग के आधार पर व्यंजनों की संख्या, तब मित्रों लगाइएगा 36। मित्रों, हम जानते हैं कि ये व्यंजन क्या है। तो व्यंजन को हम लिखते हैं, तो व्यंजन को आप देखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, खा, सा, हा। इतने ही मूल व्यंजन हैं। और झा, त्रा, ज्ञा मित्रों ये संयुक्त व्यंजन है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। 33 व्यंजन जो ये लिखे हुए हैं यह मूल व्यंजन है तथा 1, 2, 3 ये संयुक्त व्यंजन है। तो मूल व्यंजनों की संख्या है मित्रों 33। अब व्यंजनों का भी वर्गीकरण है मित्रों। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट को हम दो भागों में बांटते हैं मित्रों। पहला अभ्यंतर है या आंतरिक प्रयत्न है, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आंतरिक प्रयत्न जो हमको अंदर की चीजें हैं, जो प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड चीजें हैं वो आंतरिक प्रयत्न है, और जो बाहर की चीजें हैं एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हैं, जो हमको कुछ दिखाई देता है उससे रिलेटेड हैं, तो हमारा बाह्य प्रयत्न है। तो इस व्यंजन के वर्गीकरण को पढ़ने को की बात करें तो हम इसे दो भागों में बांटते हैं। पहला आंतरिक प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो आइए हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण अगर मित्रों हम करें तो आंतरिक और बाह्य प्रयत्न। तो व्यंजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। तो व्यंजनों का वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला है आंतरिक प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब मित्रों आंतरिक प्रयत्न में हम तीन प्रकार के व्यंजन देखते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, इसी को मित्रों वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। तथा इसी को उदित व्यंजन भी कहा जाता है मित्रों। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। ऐसे व्यंजन में कुछ व्यंजन मित्रों अर्धस्वर भी होते हैं, सेमी बावेल्स, तथा ऊष्म व्यंजन। तो आंतरिक प्रयत्न के आधार पर मित्रों हम तीन प्रकार के ही व्यंजन ध्वनियां देखते हैं, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम दो प्रकार की व्यंजन ध्वनियां देखते हैं। पहला देखते हैं प्राणत्व के आधार पर, और दूसरा होता है घोषत्व के आधार पर, या इसी को हम तारत्व के आधार पर कहते हैं, या इसी को हम कंपन के आधार पर मित्रों कहते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं आंतरिक प्रयत्न। तो आंतरिक प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वह तीन प्रकार का है मित्रों। तो पहला प्रयत्न आंतरिक प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन है वह है स्पर्श व्यंजन। मित्रों स्पर्श, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है टच या छुआ हुआ। टच समझ लीजिए, मान लीजिए कोई आपकी स्किन पर ऐसे टच करे तो आपका दिमाग, आपका माइंड आपको बता देगा कि कोई आपको छू रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ में किसी न किसी हिस्से को छूती है। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कंठ, ताल, गला, दंत, ओष्ठ में कहीं न कहीं क्या करे, टच करे, छुए, तो मान लीजिएगा वह स्पर्श व्यंजन है मित्रों। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या मित्रों कितनी होती है? 25 होती है मित्रों। ये 25 कैसे होते हैं? वर्ग के आकार के होते हैं मित्रों। देखिएगा इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। तो 5 का वर्ग होता है तो 5 गुणे 5 = 25। अब वर्ग की भुजाएं आपस में चारों तरफ क्या होती हैं? बराबर होती हैं मित्रों।
ध्यान रखिएगा, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, अर्थात जो वर्णमाला में वर्णों की संख्या है मित्रों बराबर है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है मित्रों? वर्गीय व्यंजन। अब ओए वर्गीय व्यंजन को शुरुआत के व्यंजन होने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? उदित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उदित व्यंजन कहते हैं। तो आपको अगर परीक्षा में पूछेगा या कोई पूछेगा, कहीं पढ़ाने लिखाने का अवसर मिलेगा तो पूछेगा कि इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, इन्हें उदित व्यंजन क्यों कहते हैं, तो मित्रों मैं समझता हूँ कि आप बता ले जाएंगे। अब देखिए मित्रों कि 5 के वर्ग में 25 होते हैं, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एक तो बड़े सरल, बड़े ही सटीक, बाद में कहे तो कम, का से लेकर मा तक कम, या मैंने कहा का च ट त प, कचड़ तप मित्रों। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब मित्रों ये वर्ग आपको पता है कि कैसे होंगे? का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा। अब मित्रों ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो 25 लिखे हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मित्रों आपने देखा कि इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। अब मित्रों ये व्यंजन जो लिखा है क्या सही लिखा है? कितने लोग मानते हैं कि सही है? मित्रों आप गलत, ये व्यंजन सही नहीं लिखा है। आप ये जान लीजिए एमपीटेट का सवाल था, वर्ग 1 का सवाल था कि निम्नलिखित में से शुद्ध व्यंजन छांटिए। तो अब ये व्यंजन जो लिखा है मित्रों ये व्यंजन सही नहीं लिखा है, तो हम जानते हैं कि इसमें सब में क्या लगाना पड़ेगा मित्रों? हलंत लगाना पड़ेगा। अर्थात अब ये मूल रूप से शुद्ध क्या हो गया मित्रों? व्यंजन हो गया। तो मान लीजिए व्यंजन का मूल रूप पूछे तो जरूर हलंत लगाइएगा, जरूर हलंत वाला ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों ये हुआ स्पर्श व्यंजन। जो अंतस्थ व्यंजन है वह स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है मित्रों, स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है। अर्थात यूं कहें हम कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं उसमें वायु या हवा कम अवरुद्ध हो या बोलते समय कम मात्रा में वो व्यवधान उत्पन्न हो, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है मित्रों वो होती है, अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 4, या, रा, ला, वा। मित्रों ये जो 4 व्यंजन है उनमें से 2 व्यंजन या और वा अर्ध स्वर है मित्रों। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, इसी से आपकी संधि बनेगी। हम देखते हैं कि आ धन ई बराबर ए होता है मित्रों, ये गुण स्वर संधि है। लेकिन इसी को हम उलट दें तो ई धन आ बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? या। ठीक ना? जैसे मैंने कहा अति धन आय, अति धन आय, तो क्या हो जाएगा मित्रों?
आएगा? अध्याय। ठीक, इसका मतलब आ त धन ई धन आ धन या। अब ई और आ मिलके क्या हो गया? या हो गया। अत्याय, तो क्या हो गया? अत्याय। और दूसरा उदाहरण देखिएगा मित्रों, अधिधन आय, तब होगा अध्याय। इस प्रकार से आपने देखा कि यह कैसे बनता है? यह कैसे बनता है मित्रों? आधन ई धन आ बराबर या, इसी को उलट देने से आधन ई बराबर ए। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब वा को देखिए, वो धन आ बराबर वा, इसी को उलट दीजिए आधन उ बराबर ओ। ये दोनों सवाल परीक्षा में पूछते हैं, दोनों सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मित्रों ये जो है ये दो स्वर के मेल से आ या वा बना है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं मित्रों? अर्ध स्वर कहते हैं। अगला देखिएगा मित्रों, जो ला है मित्रों वो है पार्श्विक। अब पार्श्विक क्या है मित्रों? आप जानिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मुड़ती है और उसके अगल बगल से प्राण निकल जाते हैं, वह निकल जाती है, दांतों के मध्य से निकल जाती है, वो पार्श्विक है। तो अर्थात ला कैसी ध्वनि है? पार्श्विक है। बार बार परीक्षा में पूछता है। और रा मित्रों जो है प्रकंपित या लुंठित ध्वनि है। कैसी ध्वनि है? प्रकंपित, कंपन होता है। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, रा बोलने में जीभ ऊपर जाती है, टो पर, दांत के टो और आपके तालु पर, और वहीं पर जाके बहुत सहारे से उसको कई बार टच करती है, या कई बार वाइब्रेट करती है, या कई बार कंपन करती है, इसलिए इसे प्रकंपित कहते हैं। और इसका दूसरा जो है मित्रों वो इसका नाम है लुंठित। तो इस प्रकार से ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 25। और अगला और अंतिम व्यंजन है जो है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की जो संख्या है मित्रों वो है 4। तो ऊष्म किसे कहते हैं? ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ऊष्म का मतलब होता है गर्म, अर्थात ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाएं ये गले से लेकर ओठ तक क्या हो? घर्षण हो, रगड़ा हो, जिससे गर्माहट पैदा हो जाए, तो उसे हम ऊष्म ध्वनियां कहते हैं। सा, खा, सा, हा, ये जो 4 ध्वनियां हैं मित्रों यह ऊष्म ध्वनि है। इस प्रकार से अभ्यंतर या आंतरिक प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह 3 प्रकार से है मित्रों। और 3 प्रकार में स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन आते हैं। आज की क्लास के लिए बस मित्रों इतना ही। कल हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर तथा उच्चारण स्थान के आधार पर। अगर मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।